बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। और पुलिस ने जिस तेज़ी के साथ काउंटी से लंदन तक के वाक़यात की कड़ियाँ मिलाई थी, इनकी बिना पर मुझे पूरा यकीन था कि सरे के ज़ख्मी को रास्ते से न हटाया जाता तो पुलिस बहुत जल्द शी के ज़िम्मेदारों तक पहुँचने में कामयाब हो जाती। इसी सफ़े पर आखिरी इतलात के हवाले से बताया गया था कि डेविड एवलिंग कुछ अरसे पहले तक हेरोइन के लेन देन में मुलव्वस था और इस हवाले से इस खूनरेज़ तसादम के पसे पुश्त हेरोइन की गैर कानूनी तिजारत के बारी मुफादात कार फरमा नजर आ रहे थे। मेरे लिए ये खबरें बहुत दिलचस्प साबित हुई। इनमें सबसे हौसला अफजा पहलू ये था कि सारा जोर गिरोही तसादम पर दिया गया था और मेरे या गजाला के बारे में कहीं मौहूम सा इशारा भी नहीं था। लेकिन आखिरी सफ़ा पलटते ही मैं अपनी जगह सुन्न होकर रह गया। आखिरी सफ़े पर स्याह हाशिए के साथ एक बदनसीब और मफलूकुल हाल लॉर्ड की खुदकशी की खबर दर्ज थी और मतन में लॉर्ड आइजक मैकफरसन का नाम नुमाया था। खबर के मुताबिक आइजक की लाश सोहू के इलाके में एक पब के इन जीनों से बरामद हुई थी जो अरसे दराज से जेरे इस्तेमाल नहीं थे। आइजक के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। कमर, सीने और कूलों पर लंबी लंबी खून आलूद नीली दारियां पड़ी हुई थी जैसे इस पर चाबक बरसाए गए हों। लेकिन पुलिस सर्जन की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत इन चोटों की वजह से वाक़या नहीं हुई थी बल्कि हीरोइन की ज्यादा मिकदार पी लेने की वजह से आइजक जिंदगी की हरारत से महरूम हो गया था। इस अखबार ने मुझे अपने बेशतर सवालात के जवाब फराहम कर दिए थे, लेकिन सारे सफ़हात छान मारने के बावजूद मुझे कहीं भी मिस एशबर्न के बारे में कोई खबर नजर न आई जो मेरे लिए तशवीश की बात थी। साफ जाहिर था कि आइजक ने खुदकशी नहीं की थी बल्कि इसे वीरा से दोस्ती की कीमत अपने लहू से अदा करनी पड़ी थी। इसने ट्यूडर होटल के कमरे में वीरा से जो कुछ बातें की थी वो दाऊद ने अपने हसास तरीन लासिल्की डेक्टा फोन पर लफ्ज बे लफ्ज सुनी थी और वीरा की तलाश में दाऊद ने आइजक को अठवा लिया होगा ताकि इससे वीरा का ठिकाना मालूम कर सके। आइजक बज़ाहिर मजमूल और मजलूम सा आदमी था जो जरा सी डांट डपट पर खाया पिया तक उगल सकता था, लेकिन किसी वजह से वो दाऊद के आदमियों की धौंस में न आया होगा जिसके नतीजे में चर्मी चाबकों से इसका बदन उधेड़ डाला गया। इस तशद्दुद और इसके जुबान खोलने के बाद शायद इसकी हालत एतदाल पर लाने के लिए इसे हेरोइन पिलाई गई जिसकी बारी मिकदार इसका नहीफो नजार और पगार वजूद बर्दाश्त न कर सका और इसने इन वहशियों से आज़ादी मिलने के बाद इसी मुकाम पर दम तोड़ दिया जहाँ इसे ला डाला गया होगा। मार दाड़ और खून रेजी के इस हैबतनाक ड्रामे में सिर्फ आइजक ही एक ऐसा मकतूल था जिसके लिए मेरा दिल उदास हुआ, वरना बाकी सब ही इस अंजाम को पहुंचे थे जिसके वो मुस्तहिक नजर आते थे। अखबार तो पूरा ही कल की खबरों से भरा हुआ है, जरा इनकी तफसीलात तो बताओ। सुल्तान शाह ने अखबार की सुर्खियां चाट कर इसे एक तरफ डालते हुए कहा, मरने वालों के माजी और इनके मौजूदा रवाबत की रोशनी में पुलिस ने हैरत अंगेज तेजी के साथ सारे वाकयात को यकजा किया है और इस नतीजे पर पहुंची है कि शहर में मंशियात फरोशों के दो ग्रोहों में तसादम हो गया है और वो पुलिस या कानून को दरमियान में लाए बगैर ताकत के बल पर अपने इख्तलाफात तय कर रहे हैं। मैंने दूसरा अखबार उठाकर इसकी सुर्खियों पर सरसरी नजर दौड़ाते हुए कहा, देखा जाए तो ये नजरिया भी किसी हद तक ठीक ही है। वो बोला, वो लोग मंशियात के फरोग में लगे हुए हैं और तुम वीरा के साथ मिलकर इनकी बेखुनी पर तुले हुए हो। और इसी लम्हे मैं डेली मेल में एक छोटी सी खबर देखकर चौंक पड़ा। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान में फ्रैंकी के एक करीबी साथी को हिरासत में लिया था जिसके बयान के मुताबिक इन दिनों फ्रैंकी फोन पर अक्सर मुख्तलिफ लोगों से किसी शुगर क्वीन के बारे में गुफ्तगू करता रहता था, लेकिन वो शख्स शुगर क्वीन की असलियत से यकसर लाइलम था। इसका मतलब था कि आखिरकार वीरा का नाम भी रिकॉर्ड पर आ ही गया था। अखबार ने शुगर क्वीन की लफ्जी तरतीब से बिल्कुल सही मफहूम अखज किया था कि शुगर क्वीन फ्रैंकी के मुखालफ गिरोह की कोई ऐसी मुजरमा थी जो बरतानिया की मंडी में गालबन हीरोइन की तिजारत के बड़े हिस्से को कंट्रोल करती थी। क्या कोई खास खबर मिल गई अखबार में? सुल्तान शाह ने मुझे टोका, खबरें ही खबरें भरी हुई हैं लेकिन काम की बात कहीं नहीं है। मैंने एक गहरा सांस लेकर डेली मेल के सफ़हात भी बिस्तर पर डाल दिए। शायद तुम भाभी के बारे में सोच रहे हो। इसके अलावा और क्या रखा था यहाँ जिसकी तलाश में इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पहुँचा वही लापता है। मुझे तो ये सारी भाग दौड़ बेसूद नजर आ रही है। हो सकता है कि अब वीरा खुलकर
तुम्हारी मदद कर सके। इसने पुरख्याल लहजे में कहा। दाऊद की यहाँ मौजूदगी से इसे बड़ी हद तक मजबूर करके रख दिया था। हालात अब भी खराब हैं, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। दाऊद से तसादम में जो खूनरेजी हुई है, इसकी बिना पर शी के आला हलकों में वीरा के लिए साजगार राय बाकी नहीं रही होगी, क्योंकि नुकसान तंजीम ही को उठाना पड़ा है। तो क्या अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैं तो वो भी नहीं कर सकता, मेरा बायां हाथ बुरी तरह जख्मी है, मैंने हंसते हुए कहा। वो एक मरतबा फिर मुसर होने लगा कि मेरी पट्टियां खोल कर दोबारा अच्छी तरह जख्म साफ करके ड्रेसिंग करेगा। लेकिन मैंने उसे बताया कि वीरा ने शीशे के तमाम जर्रात निकाल कर बहुत अच्छी तरह मरहम पट्टी की थी, जिसे फौरी तौर पर बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। इसने बाहर जाकर नाश्ता कमरे में ही पहुंचाने की हदायत की और एक बार फिर इन पेचीदा हालात के बारे में मेरे साथ बहस में मसरूफ हो गया। भाग दौड़ और खून रेजी के बाद गजाला हमारी निगाहों से यूं ओझल हुई थी कि फौरी तौर पर इसका सुराग मिलने के बाद कोई आसार नहीं थे। दूसरी तरफ बाहर की फिजा हमारे हक में नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी मुहिम कुछ अरसे के लिए जमूद का शिकार होती नजर आ रही थी और सुल्तान शाह इन्हीं इम्कानात से उकताया हुआ नजर आ रहा था और मुझसे बहस करके इस जमूद को तोड़ने की कोई राह निकालने की फिक्र में था। इसी दौरान में नाश्ता आ गया, लेकिन नाश्ता करते हुए फोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। मेरे रिसीवर उठाते ही होटल ऑपरेटर ने लाइन डायरेक्ट कर दी। दूसरी तरफ से वीरा बोल रही थी, तुम खैरियत से हो ना, होटल पहुंच गए थे? इसने शोक लहजे में उर्दू में सवाल किया। मुझे अंदाजा था कि तुम इसी कमरे में होगे। आ तो गया, लेकिन सुल्तान यहाँ किसी बेजार बीवी की तरह मुंह फुलाए बैठा था। मैंने फजा का बोझलपन दूर करने की नीयत से लहजे में जवाब दिया, इस वक्त तुम कहाँ हो? जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में एक तशवीशनाक इतला है कि पुलिस ने फौरी तौर पर शहर के तमाम होटलों का रिकॉर्ड चेक करने का फैसला कर लिया है। ये मुहिम सिर्फ पुलिस कमिश्नर की निगरानी में फौरी तौर पर शुरू की जा चुकी है। पुलिस पार्टी किसी भी लम्हे तुम्हारे होटल तक पहुंच सकती है। अगर फौरी तौर पर कोई मुतबादल बंदोबस्त नहीं होता, मेरा ख्याल है कि हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं, बस असलहा वगैरह ठिकाने लगाना होगा, वरना हमारे कागजात तो टोटल ही है। बात इसी कदर होती तो मैं तुम्हें फोन न करती। ग्रुप 9 के आखिरी शिकार की लाश गले पड़ती नजर आ रही है। शीशे के टुकड़े से तुम्हारे जिल्द रेशों और खून के नमूने के अलावा पुलिस ने गाड़ी से फिंगरप्रिंट भी हासिल किए हैं और इसका ख्याल है कातिल का हाथ भी इस वारदात में बुरी तरह लहूलुहान हुआ होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा पट्टियों में लिपटा हुआ हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। खून और जिल्द का मुआवजा पूरी कर देगा। मैं पट्टियां खोलकर दोनों हाथों पर दस्ताने पहन लेता हूँ। ये हमाकत कभी न कर बैठना, दस्ताने भी मशकूक समझे जाएंगे और फिर तुम्हारा जख्म भी सड़ सकता है। ड्रेसिंग के लिए मैं जख्म को जल्द अज जल्द खुश्क करने वाला पाउडर इस्तेमाल किया था। ये भी ना करो, वो भी ना करो, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैंने चिढ़ कर कहा। होटल इसी वक्त छोड़ दो, हाइड पार्क में बहुत वसी और गुंजाइश है, इसी के किसी गोशे में डेरा डाल दो। होटल के कमरे में वो खुली जगह तुम्हारे लिए महफूज रहेगी। रिसीवर पर इसकी आवाज उभरी, मैं भी किसी ठिकाने की तलाश में हूँ, शायद दोपहर तक काम बन जाए, फिर तुमसे राब्ता कैसे कायम होगा? मैं तो इस वक्त भी एक पब्लिक बूथ से बोल रही हूँ, तुम फिक्र न करो, ठिकाने का बंदोबस्त होते ही किसी न किसी तरह हाइड पार्क में तुमसे राब्ता कायम कर लूंगी। खुद न आ सकी तो किसी और को भेजूंगी, वो थंडर की कहकर अपनी शिनाख्त कराएगा और तुम जवाब में काले गुलाब का हवाला दोगे। और अगर रास्ते ही में किसी से टकराव हो गया, तुम फिक्र न करो, अब मेरे हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं, मैं गाफिल नहीं रहूंगी। जैकब के नायब से मेरा राब्ता कायम हो गया है, मैं जल्द अज जल्द अपने आदमियों को यकजा करने की फिक्र में हूँ। इस बुड्ढे का दर्दनाक अंजाम तो तुमने पढ़ ही लिया होगा। मुझे दुख है कि मैं इसके लिए कुछ भी न कर सकी। ऐशबर्न के साथ भी उन्होंने बड़ा शर्मनाक सलूक किया। वो तो गनीमत है कि इससे मेरी नकलो हरकत के बारे में मालूमात ही नहीं थी। वो इन 4 दरिंदों के चुंगल से निकली तो इसके औसान खता हो चुके थे, लेकिन वो खुद भी कभी पारसा नहीं रही है, इसलिए इसने पुलिस से रजू नहीं किया, वरना इस किस्से में मेरा जिक्र जरूर आ जाता। शायद तुमने डेली मेल नहीं देखा, वो मामूली बात है, इससे मेरी निशानदेही नहीं होती। ऐशबर्न की बात मुख्तलिफ थी, इसे पुलिस को ये बताना पड़ता कि इसे किस मकसद के लिए अगवा किया गया था। फिर इसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सुल्तान शाह, जो सिर्फ मेरे एक तरफा मुकालमात सुन रहा था, खासा बेचैन नजर आ रहा था। मेरे बोलने से बेशतर ही वो सवाल कर बैठा कि वीरा क्या कह रही थी? बस यहाँ भी हमारा वक्त पूरा हो गया, सामान समेटो और चल पड़ो, खुद से ना गए तो जल्द ही पुलिस
पुलिस उठा ले जाएगी। यही गनीमत था कि वीरा ने कबल अज वक्त एक खतरा बांप कर हमें आगाह कर दिया था, लेकिन इस वक्त होटल से निकलना मुझे बहुत नागवार महसूस हो रहा था। हम अपनी मर्जी के बजाय बुरी तरह हालात के कैदी होकर रह गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि इस असाब शिकन सूरत हाल से कब तक छुटकारा मिल सकेगा। लेकिन जो तय हो चुका था इस पर अमल करना ही था। हमारे पास इंतखाब की कोई गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा हमने नाश्ते से फारग होकर इसी कमरे में अपना सामान यकजा करना शुरू कर दिया। कीमियावी गैस के गोले दोनों पिस्तौलों के साथ दस्ती बैग में रख लिए थे ताकि कहीं कोई नागजीर सूरत हाल पैदा हो जाए तो इनसे काम लिया जा सके। हमारी कुल कायनात एक मुख्तसर से सूटकेस और एक दस्ती बैग पर मुश्तमिल थी, जिसे समेट कर ठीक 9 बजे हमने होटल का कमरा छोड़ दिया और नीचे इस्तकबालिया दफ्तर में जा पहुंचे। दफ्तर में मैनेजर के पास पहले से एक तवील कामत और तजर्बा कार शख्स मौजूद था, जो शायद मैनेजर का पुराना शनासा था, क्योंकि वो दोनों खासी बेतकल्लफी के साथ चाय नोशी में मसरूफ थे। लेकिन हमारे पहुंचते ही दोनों यकलख्त खामोश हो गए और मैनेजर खुशगवार हैरत के साथ हमारी तरफ मतवज्जो हो गया। जिस वक्त मैनेजर रजिस्टर के अंदराजात देखकर हम दोनों का हिसाब तैयार कर रहा था तो इसका मुलाकाती चुभती हुई नाकदाना नजरों से बारी बारी हमारा जायजा ले रहा था। इसकी आंखों में अजीब सा तजस्सुस रचा हुआ था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो हमसे कुछ पूछने के लिए बेचैन हो, लेकिन अपने सवाल के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब न कर पा रहा हो। वापसी का प्रोग्राम बन गया है या किसी दूसरे शहर की सियाहत का इरादा है? मैनेजर ने हमारा बिल बनाते हुए सरसरी लहजे में मुझसे सवाल किया। लेक डिस्ट्रिक्ट का बड़ा चर्चा सुना है, मैंने किताबचों में पढ़ी पढ़ाई मालूमात के सहारे अंधेरे में तीर छोड़ा। आज किसी वक्त इसी तरफ रवानगी का इरादा है। वाकई बहुत खूबसूरत इलाका है, मैनेजर के दोस्त ने गुफ्तगू में दखल अंदाज होते हुए कहा। मैनेजर ने सर उठाकर मुस्कुराती हुई तहैयर मेज निगाहों से इसकी तरफ देखा और सर झुकाकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। है शाम के खूबसूरत साहली कस्बे में मेरी बांजी रहती है, जिसने पूरे लेक डिस्ट्रिक्ट का चपा चपा छाना हुआ है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका पता दे सकता हूँ, तुम्हारी मदद करके इसे बहुत खुशी होगी। मैनेजर का साथी कह रहा था। वो वैसे भी जरा कुछ अजीब तबीयत की मालिक है और एशियाइयों में बड़ी दिलचस्पी लेती है। अपनी बांजी के बारे में इसकी पेशकश बहुत हौसला अफजा थी, मगर इस शख्स की चुभती हुई नाकदाना निगाहों के बायस मैं इससे मोहतात ही रहना चाहता था। तुम्हारी पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये पसंद नहीं करेंगे कि हमारी वजह से तुम्हारी बांजी की खानगी जिंदगी के मामूलात में फर्क आए। तुम समझे नहीं, वो मेरी बात काट कर बोला। वो बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की है। इसके दोस्तों का हल्का बहुत वसी है, लेकिन अपना घर बसाने की इसे कोई ख्वाहिश नहीं। नए नए लोगों के साथ गाइड की खिदमत सरंजाम देते हुए इसे जो तजर्बात हासिल होते हैं बस वो इन्हीं में मगन रहती है। पेशावर गाइड है वो? मैंने सवाल किया। मुझे महसूस हो रहा था कि वो अपनी बांजी में वो तमाम खुसूसियात गिनवाने की कोशिश कर रहा था जो मेरी उम्र के किसी भी दिल फेंक सियाह के लिए कशिश अंगेज साबित हो सकती थी। स्कूल की उम्र से यही काम कर रही है, अब तो बाकायदा लाइसेंस भी रखती है। इसने फखरिया लहजे में कहा। मुझे इससे मिलकर खुशी होगी, मैंने कहा। अगर वो मुजर्रद ही है तो हमारे साथ यादगार वक्त गुजार सकेगी। मैंने दानिस्ता तौर पर ज़ुमानी तबसरा किया था, जिसे वो शख्स डटाई से नजरअंदाज कर गया। तुम भी इसे मुद्दतों न भूल सकोगे। ये कहते हुए इसने एक सादा कागज पर अपनी बांजी का नाम और फोन नंबर लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया है। शाम पहुंचकर तुम कहीं से भी इसे फोन कर लेना, मेरा नाम सुनते ही दौड़ी हुई तुम्हें लेने आ जाएगी। नाम बताओगे तो मालूम होगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे अकबर कहते हैं। मुझे शॉन कहते हैं। शॉन मैकार थी। इसने जानदार अंदाज में मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। मैंने मैनेजर से बिल लेकर इसे रकम की अदायगी की और हमने दोनों से अलविदाई मुसाफा करके होटल से निकल आए। शॉन खतरनाक आदमी मालूम होता है। बाहर निकलते ही सुल्तान शाह ने हैजान अमेज लहजे में कहा था। वो मुसलसल तुम्हारी जेब में पड़े हुए हाथ का जायजा ले रहा था। ये बात मैंने भी महसूस कर ली थी। वो जिस अंदाज में हमसे बेतकल्लफ होने की कोशिश कर रहा था वो भी कम तशवीश अंगेज नहीं था। पता नहीं वो कौन था और वहाँ क्यों आया था। मेरी मानो तो तुम जैकेट या कोट पहन लो, तुम्हारा बायां हाथ हर जगह लोगों की तवज्जो का निशाना बनेगा। इसका मुस्तकिल तौर पर जेब में रहना गैर फितरी सा नजर आता है। जैकेट या कोट से कौन सा फर्क पड़ जाएगा? हाथ के मुकाबले में पूरा बाजू गायब हो तो कोई तवज्जो नहीं देगा। तुम बायां बाजू आस्तीन में डाले बगैर कोट के अंदर छुपा सकते हो। मेरी दानिश्त में ये तरीका महफूज रहेगा। कोट के
लिए सूटकेस खोलना होगा। मैंने इसकी तजवीज़ की माकूलियत को सराहते हुए कहा, स्टेशन के बाथरूम में ये काम तुम्ही को करना होगा। वो मुस्कुरा कर रह गया। फिर कहोगे कि मैं तुम्हारी बीवी की जगह लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरी और वीरा की बात थी, तुम्हें इस पर कान नहीं धरना चाहिए था। मैंने खिफत अमेज लहजे में कहा, बाज़ औक़ात मुझे वीरा पर बेतहाशा गुस्सा आने लगता है। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि तुम भाभी की वजह से जो खला महसूस करते हो वो गैर महसूस तरीके पर इसे पुर करने की कोशिश करती है और तुम इस बारे में खासे बेपरवाह वाक़या हुए हो। नताइज की परवाह किए बगैर जज्बात की रवानी में बह जाते हो। इसी तरह टोकते रहोगे तो मोहतात रहना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें अभी से मोहतात रहना है। ऐसा न हो कि हम गलती में किसी को अपने पीछे लगा ले। स्टेशन पर पहुंचकर हम सीधे बाथरूम्स की तरफ हो लिए। सुल्तान शाह ने एक खाली बेंच इस्तेमाल करके सूटकेस में से मेरा कोट निकालकर मेरे हवाले किया और मैं बाथरूम्स की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचकर मैंने एक टॉयलेट पर कब्जा करके दरवाजा बंद किया और एहतियात से इस तरह कोट पहन लिया कि मेरा बायां हाथ आस्तीन से गुजरे बगैर कोट के अंदर मेरे पहलू में झूलना है। आईने में इस तब्दीली का जायजा लेकर मैं इत्मीनान से बाहर आ गया। बाएं हाथ को मुस्तकिल तौर पर जेब में डाले रखने से बेहतर था कि मैं एक हाथ से महरूम शख्स की सी अदाकारी करता रहूं। सुल्तान शाह ने तहसीन अमेज निगाहों के साथ इस तब्दीली का खैर मुकद्दम किया था और फिर हम दोनों टिकट खरीद कर देव हैकल मशीनी जीनों के जरिए नीचे ट्यूब स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। हमारे पहुंचते ही पिकार्डी लाइन की ट्यूब प्लेटफॉर्म पर रुकी थी और हम इसमें सवार होकर तेज रफ्तारी के साथ हाइड पार्क कॉर्नर के स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। पुरहजूम ट्यूब स्टेशन से अपना रास्ता बनाते हुए हम हाइड पार्क में पहुंच गए, जहां इस वक्त ज्यादा रौनक नहीं थी, लेकिन फिर भी सियाहों की टोलियां और जालिम समाज से नाराज जोड़ों की खासी तादाद अंदर चहल कदमी या दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ थी। जो दीदनी तो सब ही थी, मगर गुफ्तनी बहुत कम थी। मुझे हैरत थी कि आखिर वो कौन लोग थे जो सुबह सवेरे दुनिया जहान के सारे काम छोड़कर इश्क की गातें लड़ाने हाइड पार्क में आ मौजूद होते थे। लेकिन सुल्तान शाह ने यह बताया कि मेरी हैरत दूर कर दी कि वो इन लोगों के काम का नहीं बल्कि आराम का दिन इतवार था और दियारे मगरब में हफ्ते का वो दिन हर बालक का अपना दिन होता है जिसे वो जिस तरह चाहे गुजार सकता है। पार्क में तवील चहल कदमी हमारे लिए मुमकिन नहीं थी क्योंकि हल्का ही सही लेकिन सुल्तान शाह के हाथ में एक सूटकेस झूल रहा था। इब्तिदा में तो मुझे खौफ था कि इस सूटकेस की वजह से कहीं हम लोग तमाशा बन जाएं, लेकिन हाइड पार्क में जहां बेवजन आरजुओं से लदे फंदे लोग अपनी दोस्तियों की बाहों में बाहें डाले दुनिया और माफिया से बेखबर मन तो शदम तो मन शुदी की अमलन तफसीर बनने के लिए कोशां थे, वहीं बेहतेरे जर्द सफेद और स्याह फाम सियाह अपनी पुश्त और शानों पर वजनी सामान के थैले लटकाए भी घूम रहे थे। दो चार जो अपने बोझ उठाते उठाते थक गए थे, उन्होंने फोल्डिंग ट्रालियां खोलकर अपने सामान को पहियों पर धकेलना शुरू कर दिया था और इस मतनू हजूम में हम दोनों किसी भी तरह इम्तियाज के हामिल नहीं रहे थे। सुरमई बादलों से छिनकर आती हुई गरम गरम सुनहरी धूप में हम एक गोशा याफियत तलाश करके काली बेंच पर बैठे तो अचानक ही सुल्तान शाह बुखला कर खड़ा हो गया। मैंने पलट कर नागवार नजरों से अकब में उगी हुई उन घनी झाड़ियों की तरफ देखा जहां से कुछ नाजेबा सी आवाजें आ रही थीं। वो दो जोड़े थे जो नाजो अंदाज के साथ वहां बैठे पैमाने वफा बांध रहे थे और शायद इन्हीं की खलबत आराई सुल्तान शाह की बेआरामी का सबब बनी थी। बैठ जाओ, मैंने इसका हाथ छू कर नरमी से कहा। यहाँ इन जरा जरा सी बातों पर भड़कोगे तो एक पल के लिए भी आराम से न बैठ सकोगे। इन पर लानत भेजो, मैं कुछ और देख रहा था। इसने कदरे तेज और हैजान आमेज लहजे में कहा। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो वाकई झाड़ियों में नहीं बल्कि इनके पार कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए बैठे रहकर इसकी निगाहों का ताक़ुब करना नामुमकिन था, लिहाजा मैं भी इसकी तकलीद में उठ गया। झाड़ियों के उस पार मुझे कोई गैर मामूली बात नजर न आई। इधर भी लोगों के परे हजूम घूम रहे थे और अयालदार लोगों के बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं आई। तुम क्या देख रहे हो? मैंने चंद सानियों तक तजस्सुस समेत नजरों से एक वसी इलाके का जायजा लेने के बाद सवाल किया। वो एक गहरा सांस लेते हुए बेंच पर बैठ गया। मुझे शॉन मैकार्थी की एक झलक नजर आई थी। वो यहीं झाड़ियों की आड़ में दूसरी तरफ नजर आया था, लेकिन मेरी तवज्जो होते ही गायब हो गया। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा वहम नहीं था? मैंने बगौर इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वहम नहीं, मुझे पूरा
यकीन है कि वो हमारी निगरानी कर रहा था। मेरी मतवज्जो होते ही वो झाड़ियों की ओट में दुबक गया था, फिर दोबारा नजर न आ सका। मेरे लिए वो इतला बहुत ज्यादा तशवीश अंगेज थी। वो सफेद फार्म जिस अंदाज में होटल में हम दोनों में दिलचस्पी ले रहा था, इसकी बिना पर मैं पहले ही इसकी तरफ से भड़का हुआ था और अब सुल्तान शाह ने पार्क में इसकी मौजूदगी की इतला देकर मुझे हैरान कर दिया था। अगर वो वाकई हमारी निगरानी कर रहा था तो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इस वक्त हालात बहुत गैर यकीनी थे। शॉन कोई सरकारी मुखबर या जासूस भी हो सकता था जो इत्तफाकन हमसे टकराने के बाद मेरे छुपे हुए बाएं हाथ की वजह से हम में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया, या फिर दुश्मन का हरकारा भी हो सकता था। और दोनों ही सूरतों में अपने शुबहात की तस्दीक के बाद वो अपने साथियों को हमारी मौजूदगी से बाखबर कर सकता था और हम निहायत आसानी के साथ नरगे में लेकर पकड़े जा सकते थे। तुम सामान के साथ यहीं बैठो, मैं जरा घूम फिर कर जायजा लेता हूँ। अगर वो यहाँ मौजूद है तो हमें जरा भी वक्त जाया किए बगैर यहाँ से भागना होगा। मैंने ये कहते हुए अपनी जगह छोड़ दी। मैंने सुल्तान शाह से दूर रहते हुए दूर दूर तक इस इलाके के कुर्बो जवार का जायजा ले डाला, लेकिन 50 मिनट की जद्दोजहद के बाद भी कहीं इसका सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सका। अगर सुल्तान शाह को वहम नहीं हुआ था तो यही मालूम हो रहा था जैसे इसे यक बयक जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। मैं वापस आया तो सुल्तान शाह एक नई सिगरेट सुलगाकर इस पर मशके सितम कर रहा था और इसकी दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। रो क्यों रहे हो? मैंने इसकी नमनाक आंखें देखते ही हमदर्दाना लहजे में सवाल किया। रो नहीं रहा, सिगरेट का धुआं आंखों में लगता है, इसने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। कश लेते ही जलते हुए सिरे से धुएं की एक पतली सी लकीर सीधी आंखों में जाती है। मैंने अपनी तशवीश और परेशानी के बावजूद बेसाख्ता हंस पड़ा। पीना नहीं आती तो बिला वजह वक्त और अपना खून क्यों जाया कर रहे हो? तुम्हें ये आदत रास नहीं आ सकेगी। अगर आंखों में धुआं न लगे तो वाकई इससे बड़ा सुकून मिलता है, इसने संजीदगी के साथ कहा। जो धुआं आंखों का ये हाल करता है वो फेफड़ों को कितना जख्मी करता होगा, ये भी सोचा है तुमने? सिगरेट शुरू करने से पहले मैंने तंजिया लहजे में सवाल किया। तुम न जाने कब से सिगरेट पी रहे हो, मगर तुम्हारे फेफड़े मुझसे ज्यादा मजबूत मालूम होते हैं। वो चिड़चिड़े लहजे में बोला। मेरा तो ख्याल है कि सिगरेट को हाथ न लगाने वाले भी आदि तंबाकू नोशों की वजह से रोजाना कम अज कम 2-4 सिगरेट का धुआं तो निकल ही जाते हैं। तुम लानत भेजो इस किस्से पर। ये बताओ कि वो कहीं नजर आया या नहीं? मुझे तो नजर नहीं आ सका। तुम डुबडुबाई हुई आंखों से देखो तो शायद फिर नजर आ जाए। फिर बैठे रहो यहीं, जब सर पर पड़ेगी तो देखा जाएगा। वो चटक कर बोला। हम यहाँ से जा भी कहाँ सकते हैं? मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। वेरा ने किसी जगह का बंदोबस्त कर लिया तो वो हमें इसी पार्क में तलाश करती फिरेगी, और मैं सोच रहा हूँ कि हम इसके आने से पहले ही दार लिए गए तो क्या होगा। सारी तशवीश बस इसी एक बात की है। इतना तो मुझे यकीन हो गया है कि शॉन पुलिस का आदमी नहीं हो सकता। क्या पुलिस के आदमी के सर पर सींग होते हैं? वो बदस्तूर चिल्लाया हुआ था। अगर इसके जिस्म पर वर्दी नहीं थी तो वो कोई सादा पोश सुरागर सा भी हो सकता है। पुलिस वालों की पुश्त पर कानून की ताकत होती है। अगर इसे हम पर शुबा था तो वो अपनी शनाख्त जाहिर करके हमसे कहीं भी बाजपुर्स कर सकता था। इसे चोरों की तरह हमारा पीछा करने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि वो हमें बहुत ज्यादा खतरनाक मुजरम तस्वर कर रहा हो। अखबारों ने भी ऐसी ही कहानियां शाया की हैं और जख्मी हाथ वाले सब ही खौफजदा होंगे। हो सकता है कि वो कमक आने से पहले हमसे उलझना ना चाह रहा हो। ये एक महजब मुल्क है, मैंने नरमी के साथ कहा। पुलिस मुकाबले यहाँ भी होते हैं, लेकिन आम तौर पर कानून के मुकाबले की बहुत हैबत होती है। खाली वर्दी देखकर ही बड़े बड़े बेखौफ मुजरम हथियार फेंक देते हैं। इनसे उलझने की सूरत में जुर्म की नोयत बहुत संगीन हो जाती है और ये लोग इसी माहौल में काम के आदी हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरी बात को नजरअंदाज करने पर तुले हुए हो। वो उकताए हुए अंदाज में बोला। रुकना चाहते हो तो यहीं रुक कर इंतजार करेंगे, जो होगी देखी जाएगी। हम 12 बजे तक इसी बेंच पर बैठे एक दूसरे से बहस में उलझे रहे। इस दौरान में ना शॉन दोबारा नजर आया और ना ही इसका कोई आदमी हम तक पहुंचा। जब धूप की तमाजत जिल्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी तो हमने वो जगह छोड़ दी और एक सायादार लान पर दूसरी खाली बेंच पर मुंतकिल हो गए। हमें नई जगह पर मुंतकिल हुए चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि गुदाज बदन और नीली आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराती हुई हमारे पास आ रुकी। चंद सानियों तक वो तबस्सुम अमेज निगाहों से दिलचस्पी
खामोशी के साथ हमारी तरफ देखती रही, फिर मेरी तरफ वाले बेंच के सिरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर जरूर, मैंने सुल्तान शाह की तरफ सरक कर लड़की के लिए जगह पैदा करते हुए खुश दिली के साथ कहा और सुल्तान शाह इसे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरने लगा। तुम दोनों अकेले हो? इसने सुल्तान शाह को नजरअंदाज करके बेतकल्लफी के साथ मेरे बराबर बैठते हुए सवाल किया। दो आदमी कभी अकेले नहीं होते, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैंने इसके वजूद की महकती हुई हरारत से पिघलते हुए पुरख्याल लहजे में कहा, मेरा मतलब था कि कोई औरत तुम्हारे साथ नहीं है। इसने जल्दी से वजाहत की। कलीकाना मुस्कुराहट मुसलसल इसके चेहरे पर रक्षा थी, जैसे वो हमेशा हंसते रहने की आदी हो। चंद सानियों पहले तक नहीं थी, अब आ गई है। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, बड़े जिंदा दिल मालूम होते हो। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मैं यूं ही इधर घूमने आई थी, तुम्हें देखा तो बेइख्तियार इसी तरफ कदम उठ गए। हालांकि मैं इतना कशिश अंगेज नहीं हूँ, मैंने इसकी बात काट कर कहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।